हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू T6 अगेन। सो इन दिस सीरीज हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज को फॉलो कर रहे थे और आज मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो मैं माइक का यूज़ करके डायरेक्टली आईपैड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप नॉइज़ नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर है और इसमें जो है इमेज नहीं आ पाएगी, मतलब फोटो नहीं आ पाएगी मेरी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 से। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, 195 तक कर लिया था। अब नाउ जो है 196 को करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आई थिंक अगर नॉइस का इशू आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ठीक है। देन मेजर रूल्स ऑफ पल्लवा रूलर्स ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी कौन थे? ये फाउंडर थे किसके? ये द्रविड़ स्टाइल के फाउंडर थे, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये याद रखिएगा। सिम्मा वष्णु जो है, ये तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है वो, इनको आई थिंक मत विलास प्रहासन नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूलर है। फिर नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट जो है, इन्होंने आप ममल्लापुरम, महाबलीपुरम जिसको बोलते हैं आप आज के समय में, वो स्टैब्लिश किया था। और पल्लवा डायनेस्टी के ही टाइम पर आपका ये जो शोर टेम्पल है, ठीक है, उसके अलावा जो है अर्जुनास पिनेंस है, गंगा डिसेंडिंग टू अर्थ, ठीक है, और सब पगोड़ा, ये सारे टेम्पल किसके समय बने? ये सब पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पे बने। पल्लव डायनेस्टी के बाद है चोल डायनेस्टी, जो द्रविड़ स्टाइल को जो है एक अलग मुकाम पर ले गए। ठीक है। देन उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, ये तो हम देख ही चुके हैं। सुरकांगेतोर जो है वो सबसे वेस्ट में है, जो सबसे ईस्ट में जो है आपका ये आलमगीरपुर है। देन मंडा जो है, मंडा कहते हैं वो जम्मू में है। देन दाइमाबाद जो है ये नीचे गोदावरी नदी के एक ट्रिब्यूटरी है परवरा, उसके किनारे बसा हुआ था, महाराष्ट्र में था। तो ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है हम लोग कई बार कर चुके हैं इंडस वैली का। फिर इंपॉर्टेंट विजयनगर एम्पायर के रूलर्स। विजयनगर एम्पायर जैसे हम जानते हैं कि हरिहर बुक्का ने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, 14th सेंचुरी में हरिहर बुक्का ने स्टैब्लिश किया था और इसमें 4 डायनेस्टीज ने रूल किया था। एक तो था संगम डायनेस्टी, देन एक सुलुवा डायनेस्टी, देन तुलुवा डायनेस्टी। तो जो ये हरिहर बुक्का थे, ठीक है, ये तो संगम डायनेस्टी के थे। और ये कृष्णदेव राय जिनका नाम दिया हुआ है, ठीक है, ये तुलुवा डायनेस्टी के थे। उसके बाद अराबीडू। और 1565 वाला जो है तालीकोटा की लड़ाई जानते हैं हम लोग। 1565 में तालीकोटा का बैटल हुआ था जिसमें विजयनगर वर्सेस बहामनी किंगडम्स के बीच में लड़ाई हुई थी और उसमें विजयनगर एम्पायर की हार हुई थी। ठीक है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहते हैं। इन्हीं के दरबार में तेनाली रामा थे और एक अलासानी पेडन्ना थे इन्हीं के दरबार में। अलासानी अलासानी पेडन्ना, जिनको आंध्र कवि पितामह भी बोलते हैं, तो ये भी नाम याद रखिएगा। अलासानी पेडन्ना को आंध्र कवि पितामह। देन चोला डायनेस्टी के समय एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑर्डर ऑफ द किंग को क्या कहते थे उसको? यूल, बट इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है। देन पेरुंतरम, ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल होते थे। सिरुंतरम जो है वो लो रैंकिंग ऑफिशियल होते थे। वाइसरॉय जो है वो लीडर ऑफ प्रोविंस। अच्छा, ये जो नाम है ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ना, इसलिए थोड़ा सा अलग अजीब लग रहा होगा। तो मैंने टेलीग्राम चैनल में ना इसका हिंदी वर्जन भी अपलोड कर दिया है, आप वहां जाके चेक कर लीजिएगा। पेज नंबर 37 पर है, यहाँ शो है पेज नंबर 37 कि एक्चुअल में इसका क्या नाम है हिंदी में। देन ये देखिए कुषाण रूलर के इंपॉर्टेंट, कुषाण रूलर में सबसे इंपॉर्टेंट खजुला खटपाइसिस, भीमा खटपाइसिस, देन कनिष्क। देन देखिए कितनी तेजी से इंडियनाइज हुआ। उसके बाद एक और थे वसुदेव। ठीक है, 2-4 रूलर और रहते तो फिर टिल्लू बिल्लू ये सब नाम भी पड़ जाते हैं इनके, इतनी तेजी से इंडियनाइज हुए थे ये लोग। कनिष्का एम्पायर, कनिष्का जो है वो उनका इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के समय जो है नागार्जुन एक फिलोसोफर थे, शून्यवाद की थ्योरी दी थी, विच इज सिमिलर टू व्हाट जनरल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी जो इन्होंने दी थी आइंस्टाइन ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा नागार्जुन। और साथ में इन्हीं के दरबार में जो है वो थे, कौन थे? चरक। ठीक है, इन्हीं के दरबार, इन्हीं के समय काल में थे। और सुश्रुत एक है इंपॉर्टेंट, लेकिन सुश्रुत से रिलेटेड ना बहुत डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स मिलते हैं। सम सोर्सेज क्लेम कि वो जो है 7th-8th सेंचुरी BC में थे, कुछ सोर्सेज क्लेम करते हैं कि वो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे थे, बट चरक का कंफर्म है हमको, चरक जो है वो कनिष्क एम्पायर के समय में थे, मतलब कनिष्क एम्पायर, सॉरी, कनिष्क के रूल में थे। और कुषाणों के टाइम पे ही 2 इंपॉर्टेंट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये इन्होंने शुरू किया था, ये बुद्धिज्म का आर्ट था। और एक अमरावती थर्ड था, वो सातवाहनों ने शुरू किया था। देन फैक्ट्स रिलेटेड टू डिलिमिटेशन कमीशन, कुछ नहीं याद रखना है कि कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल जो है वो 82 आर्टिकल के अंदर में है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 82। ठीक, और उसके अलावा जो इनका डिसीजन होता है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कहीं चैलेंज नहीं किया सकता। ठीक है, टिल नाउ डिसीजन जो डिलिमिटेशन का कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। अभी तक 4 बैठे हैं, 52, 63, 72, 2002।
और ये जो है एज इट इज, ये फैक्ट एज इट इज यूपीएससी में पूछा हुआ है कि कितनी बार बैठा है, ठीक है, 4 बार बैठा है कि 3 बार बैठा है, तो ये भी याद रखिएगा। इनके मेंबर कौन होते हैं? ऑब्वियसली रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। बाउंड्री वगैरह डिसाइड करता है डिलिमिटेशन कमीशन। लोकसभा राज्यसभा की कंपोजिशन, ठीक है, ये तो जानते होंगे 550 मैक्सिमम हो सकता है, और अभी के समय जो है 543 है। पहले 545 हुआ करता था, लेकिन जो 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था वो 104th अमेंडमेंट से उसको हटा दिया गया। देन राज्यसभा मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, और अभी जो है 245 है, जिसमें से 12 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, 12 नॉमिनेटेड होते हैं, और 233 अभी आज के समय रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को। यूपी में कितने हैं वो देख लीजिए, देखिए क्योंकि यूपी का एग्जाम है, तो यूपी में जो है लोकसभा में आपके 80 मेंबर्स हैं, ठीक है, राज्यसभा में 31 है, और फिर असेंबली में कितने हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके 403, और काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने हैं? 100। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने हो सकते हैं? मिनिमम 40, मैक्सिमम 1/3 ऑफ द असेंबली स्ट्रेंथ। मतलब जैसे 403 है, तो 403 का 1/3 कितना होगा? ये करीब करीब जो है 130 के आसपास समथिंग आएगा, 133-34, ठीक है। तो मैक्सिमम उतना हो सकता है, लेकिन है कितना? 100 है। और बनाया किससे जाता है? आर्टिकल 169 के से बनाया हुआ घटाया जाता है इसको। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, 15 + 7, 15 किसमें? लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, और इसके जो हेड होते हैं, ठीक है, उसको कौन अपॉइंट करता है? वो स्पीकर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और ये पहली बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से बनी थी, 1921 में पहली बार बनी थी। 1 साल का टर्म होता है ऑब्वियसली, और इसका काम क्या होता है? जो कैग की रिपोर्ट्स होती हैं उसको एनालाइज करना। इसको पोस्टमार्टम कमेटी भी बोलते हैं कोई कभी, इसलिए। और फिर अच्छा, कैग जो है वो क्या होता है? फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू दिस पब्लिक अकाउंट कमेटी। फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 74 हम लोग देख ही चुके हैं कि एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे राष्ट्रपति, वो आर्टिकल 74 में मेंशन है। 75 में जो है वो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट द्वारा, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी किसको? लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होगी। वो भी कहाँ मेंशन है? 75 में मेंशन है। फिर 77 का एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो मतलब राष्ट्रपति के नाम पे लिया जाएगा। 78 में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो है राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करेंगे, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेगी उसको इन्फॉर्म करना, राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना, ये दायित्व है किसका? प्राइम मिनिस्टर का दायित्व है अंडर आर्टिकल 78, ठीक। और 79 में क्या है? 79 में क्या है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट विल बी कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सिमिलरली जो स्टेट लेवल पे होगी असेंबली, ठीक है, उसमें कौन कौन होगा? ऑब्वियसली अगर असेंबली है तो असेंबली होगी, असेंबली तो ऑफ कोर्स होगी। देन काउंसिल है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वो भी उसका पार्ट होगा, और साथ में जो गवर्नर होंगे स्टेट के वो भी उसके पार्ट होंगे। देन ये फैक्ट रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76, यही याद रखिएगा 76 है, और इनका कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, एक ये इंपॉर्टेंट है। देन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं ये लोग, ठीक है। एड एंड मतलब अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, कोई ऑफिस फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। रिमूवल के लिए भी कोई वो प्रोसीजर नहीं है, जब मर्जी जब चाहे बिना किसी वजह के भी हटा सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं केसेस में, और ये जो है पार्ट टाइम काउंसिल होते हैं, होल टाइम काउंसिल नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट जो है कोई एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो अपने प्राइवेट केसेस भी लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं, बशर्ते कि जो भी केसेस हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये पार्लियामेंट में मेंबर नहीं होते हैं, बट स्टिल पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, वहां पे स्पीच भी दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बस ये यही इनका वो है। बाकी फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में भाई देखिए सबसे पास में वीनस है, तो मेरा वीनस जो है ब्राइटेस्ट है, उसको कभी कभी अर्थ का ट्विन बोलते हैं, और मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं। फिर ये जो है अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, जैसे धरती है, धरती कहाँ से रोटेट करती है? सन कहाँ राइज होता है? सन ईस्ट में राइज होता है, और वेस्ट में जो है वो सेट होता है सन, ठीक है, सन राइज होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि धरती वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, बट वीनस जो है वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। मतलब अगर वीनस में अगर आप कोई रह रहा होता, कोई सभ्यता होती, तो वीनस में वेस्ट में जो है सन राइज करता और ईस्ट में जो है सन सेट होता, ठीक है। तो मरकरी और वीनस इनका कोई वो नहीं है, मून नहीं है। पहला मून जो है धरती का, धरती थर्ड नंबर की प्लैनेट है, तो धरती का एक मून है, और फिर उसके बाद मार्स के 2 हैं, और फिर उसका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के तो मल्टीपल मून्स हैं, वो तो हम जानते ही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? ये मार्स को जो है कहते हैं रेड प्लैनेट। और एक क्लासिक फैक्ट है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है कि सन जो है वो पूरे सोलर सिस्टम का कितना परसेंट मास जो है होल्ड करता है? तो वो मोर देन 99%
मास जो है पूरे सोलर सिस्टम का वो सन के अंदर कंसंट्रेटेड है। ठीक, इसको याद रखना है बस। फिर जो हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का वो कौन सा है? वीनस है। इसलिए नहीं क्योंकि वो सूरज के पास है, सूरज के पास होता तो मरकरी होता सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज तो मरकरी है। वीनस जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से है। फिर इंपॉर्टेंट कुछ इंटरनेशनल बाउंड्री, 17th पैरेलल जो है साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में था, लेकिन अब तो वो दोनों यूनाइट हो चुके हैं। फिर और 20th पैरेलल ये सूडान और लीबिया के बीच में है। 22nd पैरेलल सूडान इजिप्ट के बीच में है। 25th ये माली और मोरिटाना। 31st ये जो है आपका स्टेट है दो, लुजियाना और मिसिसिपी स्टेट है अमेरिका का। 38th पैरेलल ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से रिलेटेड है 38th पैरेलल, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में है। देन उसके बाद 49th पैरेलल जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में। अलास्का नहीं आता ऑब्वियसली, अलास्का क्योंकि थोड़ा नॉर्थ में पड़ जाता है, ऊपर पड़ जाता है। ठीक, डूरेंट लाइन ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बनाई गई थी डूरेंट लाइन 1893 में, बट बंटवारे के बाद जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लाइन बन गई। और यही रीजन था 1897 में, जो देखा होगा आपने बैटल ऑफ सारागढ़ी के ऊपर कोई मूवी आई थी, बैटल ऑफ सारागढ़ी, ठीक है। 1897 इसी वजह से लड़ी गई थी, डूरेंट लाइन की वजह से। एंड देन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? वो है रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? मैकमोहन लाइन। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऑफकोर्स वो क्योंकि पाकिस्तान ही था पहले, तो रेड क्लिफ लाइन ही है, ठीक है। हिंडनबर्ग लाइन ये इंपॉर्टेंट है, पोलैंड और जर्मनी के बीच में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैकमोहन लाइन ऑब्वियसली जानते हैं हम लोग, मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? अच्छा मैजिनो लाइन, ये देखिए ये पूछा हुआ है 71st बीपीएससी में, और ये अगर वर्ल्ड वॉर टू में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, अगर वर्ल्ड वॉर टू को थोड़ा बहुत डिटेल में स्टडी किया होगा तो जरूर पता होगा कि फ्रेंच और जर्मन के बीच में जो है एक बॉर्डर थी मैजिनो लाइन, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, जैसे चाइना का है ना ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो उसी की तरह से कुछ कुछ वॉल बनाने की कोशिश की गई थी मैजिनो लाइन, ताकि फ्रांस में घुसकर जर्मनी अटैक ना कर सके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बट एनी हाउ अटैक तो किया था। फिर मैनरहैम लाइन ये रशिया और फिनलैंड के बीच में है, नॉट इतना इंपॉर्टेंट। रेड क्लिफ लाइन देख लिया हम लोगों ने। ये ऑर्डर नेसे लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। फिर सीफ्रेड लाइन ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये भी है। फिर ब्लू लाइन किसके बीच में? लेबनान और इसराइल के बीच में, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर ग्रीन लाइन जो है यूएन का बफर जोन, ये कहाँ है? साइप्रस और टर्की के बीच में है। तो साइप्रस और टर्की के बीच में थोड़ा सा एक पंगा चलता है, क्योंकि साइप्रस का कुछ एरिया टर्की ने जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। फिर ब्लैक सी में कौन कौन से देश जो है वो बॉर्डर लगाते हैं? ठीक है, यूक्रेन लगाता है, बट रशिया पूरी कोशिश में है कि यूक्रेन की बाउंड्री जो है वो ब्लैक सी से टच ना हो। अच्छा, ब्लैक सी से अगर आपको मेडिटेरियन सी में जाना हो तो दो स्टेट्स पार करने पड़ेंगे, एक है बॉस्फोरस स्टेट, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका सी ऑफ मार्मरा, बॉस्फोरस स्टेट से आप जाएंगे तो सी ऑफ मार्मरा आएगा। देन वो पार करेंगे तो आपका डांडिलस स्टेट आएगा। डांडिलस स्टेट पार करने के बाद आपका आएगा एजियन सी, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, एजियन की आई थिंक AGEAN होता है, ठीक है। एजियन सी आएगा, देन एजियन के सी के थ्रू जो है आप मेडिटेरियन सी में जा सकते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, इनको याद रखिएगा। फिर एक जो ये है आपका रशिया ने कैप्चर किया था क्रीमिया, क्रीमिया पेनिनसुला के से एक स्टेट लगता है कर्च स्टेट, ठीक है। इसको भी मैप पर देखिएगा, इसकी लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी कौन कौन से कंट्रीज जो है शेयर करते हैं ब्लैक सी से? वो है यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, ठीक है। सिमिलरली आप कैस्पियन सी से भी देख सकते हैं, कैस्पियन सी से कौन कौन करते हैं, ठीक है। कैस्पियन सी से कौन कौन से करते हैं? एक आपका ऑफकोर्स रशिया करेगा, देन कजाकिस्तान करता है, ठीक है। उसके बाद अजरबैजान करता है, फिर ऑफकोर्स ये आपका ईरान करेगा। देन ईरान के बाद जो है आपका ये तुर्कमेनिस्तान करता है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश हैं जो कैस्पियन सी को बॉर्डर करते हैं। कैस्पियन सी में जो है वो कौन सी नदी जाकर गिरती है? वोल्गा रिवर जाके कैस्पियन सी में गिरती है, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ब्लैक सी में कौन सी नदी जाकर गिरती है? दानूब रिवर गिरती है, ठीक। दानूब रिवर जो है वो यूरोपियन यूनियन की सबसे लंबी नदी है। और अभी एक न्यूज में है कीव, ऑफ कोर्स जानते होंगे, ये किस नदी के किनारे है? नाइपर रिवर के किनारे है। फिर हम लोगों ने देखा था साइन रिवर, साइन रिवर के किनारे कौन सा शहर है? पेरिस, ठीक है। आई होप मेरी मेहनत वेस्ट ना जाए, क्योंकि मैं बहुत डर के इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बिना लैपटॉप के और ये माइक के थ्रू पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी, बट लेट अस सी। इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। 1911 में ऑफकोर्स ये जैसे जानते हैं जॉर्ज फिफ्थ इंडिया में आए थे और दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था। उससे पहले एक बार 1876 में अकाल पड़ा था, और लेटन के टाइम की बात है ये, ठीक है। और उन्होंने 1877 में फिर दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया था। पहला दिल्ली दरबार वही था, इसमें क्वीन को जो है एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था, और उसी के समय स्ट्रैकी कमीशन बनाया गया था एक, ठीक
है, जो 1876 वाला अकाल को स्टडी करने के लिए। ठीक, एक और अकाल को स्टडी करने के लिए कमीशन बना था, वो था मैकडोनल्ड कमीशन। ठीक है, मैकडोनल्ड कमीशन वो किसके समय बना था? करजन के समय। ठीक, वो मर्द फिल्म में बोलता है ना वो अमिताभ बच्चन, करजू भाई, तो करजू भाई के समय बना था मैकडोनल्ड कमीशन। ठीक है, मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड, ये चेक करिएगा। बट स्टिल ये इट इज इजी टू रिमेम्बर कि मैकडोनल्ड जो है वो बर्गर वगैरह ये सब का है, मतलब खाने की चीजों का है। तो अकाल जो पड़ा था वो मैकडोनल्ड के नाम पे पड़ा था, मतलब मैकडोनल्ड के नाम पे नहीं पड़ा था, अकाल का जो कमीशन था वो मैकडोनल्ड के नाम पे बना था। ठीक है, देन जनगण मन जो है वो संघ गाया गया था पहली बार ये नेशनल कांग्रेस के सेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। 1919 में जो है डायरकी लाई गई थी। अच्छा, 1912 में जो है ये 1912 में हार्डिंज के ऊपर, लॉर्ड हार्डिंज के ऊपर जो है बॉम्ब किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। ठीक, रास बिहारी बोस ने हार्डिंज के ऊपर, ये क्वेश्चन आया था किसमें? ये 71st बीपीएससी में किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने, चांदनी चौक में। फिर 1990 में ऑफ कोर्स डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, ये हम देख ही चुके हैं कि दो हिस्सों में तोड़ दिया गया था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। एक तो रिजर्व लिस्ट विच वाज रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश एंड वन वाज ट्रांसफर्ड लिस्ट विच वाज ट्रांसफर्ड टू इंडियंस। रॉलेट एक्ट आया था इसमें। फिर ऑफ कोर्स जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन ये किसको गिरफ्तार किया गया था रॉलेट एक्ट में? ये सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल जो दो थे उनको गिरफ्तार किया गया था। उसी का प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग में जो है लोग इकट्ठा हुए थे और 13 अप्रैल को जो है वो जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी हुई थी। 1920 में खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब? 1 अगस्त 1920 को, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। 1922 में ये 5 फरवरी को, 5 फेब 1922 को चौरा चौरी जो गोरखपुर के पास है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक उसको जला दिया गया था, क्या नाम है, ये पुलिस स्टेशन को, जिसमें 22 पुलिस वालों की मृत्यु हुई थी। उसी के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। 28 में 27 साइमन कमीशन 27 में बना था, 28 में इंडिया आया था और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो है वो विरोध हो रहा था। वहीं पर सैंडर्स की कहने पर जो इनकी लाला जी की हत्या कर दी गई थी वो लाठियों से मार मार के, और इन्होंने बोला भी था कि मेरे सर पर पड़ी प्रत्येक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य की ताबूत में अंतिम की साबित होगी। एवरी वॉर ऑन माई हेड विल प्रूव टू बी द लास्ट नील इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ये इसी का बदला लेने के लिए जो है वो भगत सिंह ने सैंडर्स वगैरह को मारा था, भगत सिंह राजगुरु ने। 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लाहौर में किसने प्रिसाइड किया था? ये नेहरू साहब ने प्रिसाइड किया था। देन 1930 दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस कब? 12 मार्च को लॉन्च हुआ था। अच्छा, 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट के लिए किसने उकसाया था इंडियंस को? लॉर्ड बर्किन हेड ने, और इसी के जवाब में लॉर्ड इरविन ने दीपावली डिक्लेरेशन लॉन्च किया था, मतलब लेके आया था। फिर 1931 में गांधी विन पैक्ट 5 मार्च को साइन हुआ। 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी गई 23 मार्च को। और इसी से पहले 27 फेब को जो है चंद्रशेखर आजाद भी उसमें एनकाउंटर में जो है शहीद हो गए थे। फिर उसके बाद 1931 में ये हुआ था। 1931 में जो है कराची में फिर सेशन स्पेशल बुलाया गया था, उसको जो है किसने प्रिसाइड किया था? ये पटेल साहब ने प्रिसाइड किया था। फिर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, मैकडोनल्ड कमीशन आया था और ये सब कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। फिर 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। 35 ऑफ कोर्स 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, उससे पहले जो है क्रिप्स मिशन का फेलियर की वजह से ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। कब? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, फिर आज़ाद हिंद फौज वगैरह बनता है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, वो थोड़ा डिटेल की बात होगी। देन उसके बाद 1944 में सिराजा गोपाल चरी फॉर्मल। 1945 में जो है वेवल प्लान या शिमला प्लान। 46 में कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में। फिर 46 में ही जो है आपका ये 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे होता है। सितंबर 1946 में आपका इंतरिम सरकार बनती है। इंतरिम सरकार में जो मुस्लिम लीग के कौन वो बनते हैं? फिनांस मिनिस्टर लियाकत अली खान। एंड देन दिसंबर 1946 में 9 दिसंबर टू बी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहली बार बैठती है। ऑफ कोर्स 47 में इंडिपेंडेंस हो जाता है। फिर 48, अच्छा बहुत सारे दिए हुए हैं। 48 में असैसिनेशन ऑफ गांधी जी 30 जनवरी को। देन पाकिस्तान का पहला इन्वेजन होता है इंडिया में। 1950 में रिपब्लिक बन जाता है इंडिया 26 जनवरी को। 24 जनवरी को लास्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। 51 में जो पहला 5 ईयर प्लान लिखा जाता है, जनरल इलेक्शन होता है। 1952 में पहला पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया चाइना के बीच में। 54 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किसके कहने पर? ये फजल अली कमीशन के ऊपर। ठीक है, फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन पर। उससे पहले 1953 में जो है आपका ये श्री रामलू जो है वो कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आंध्र बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद तो बहुत सारे डिटेल में है, ये सब देख सकते हैं आप। ठीक है, वरना ये देखने जाएंगे मतलब एक एक साल में कई सारे इवेंट्स में, अगर ऐसे डिटेल में देखने जाएंगे तो एक ही पेज पे सारी वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, 84 में ये हुआ था ये सब। ठीक, फिर मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी हम लोग देख चुके हैं ऑलमोस्ट। ये बास स्टेट है, BASS, बास स्टेट। ये तस्मान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। ये वहाँ पे क्या नाम है, नहीं तस्मान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट नहीं करता, ये गलत दिया है।
इसको देखिए तस्मान सी को जो है उससे कनेक्ट करता है। साउथ चाइना सी तो बहुत ये कुछ है ही नहीं। बास स्टेट वहाँ पे है, आपको तस्मान ऑस्ट्रेलिया के पास में है, ठीक है, इसको मैप पे देखिएगा। साउथ चाइना सी से कोई लेना देना नहीं है इसका। सुंडा स्टेट जो है वो जावा जावा सी को इंडियन ओशन से करता है, ये ठीक है, ठीक है। टोकारा स्टेट ये ईस्ट चाइना सी को पैसिफिक ओशन से, एक बार चेक करिएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी और सारे स्टेट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ बस। एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा फिर डांडलेस स्टेट, ये बताइए जो है सी ऑफ मारमरा को एजेंसी से कनेक्ट करता है। बॉस्फोरस स्टेट जो है ब्लैक सी को सी ऑफ मारमरा से कनेक्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक सी से अगर आपको मेडिटेरियन सी में जाना हो तो डांडलेस और बॉस्फोरस दो स्टेट को पार करना पड़ेगा। देन बाबल मंदब स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है ये, ठीक है। फिर मलक्का, मलक्का स्टेट जो है वो कहाँ है? ये अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है, ये ठीक है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं करता लेकिन अंडमान सी से से अगर साउथ चाइना सी में जाना है तो इसी के थ्रू जा सकते हैं। फिर उसके बाद लुजोन स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी को। बेरिंग स्टेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा क्योंकि अलास्का में जो है वो हुआ है आपका समिट हुआ है ना, तो अलास्का और जो रशिया है उसको अलग करता है, और किसको कनेक्ट किसको करता है? बेरिंग सी और चुक्सी सी। नीचे बेरिंग सी है, चुक्सी सी जो है थोड़ा नॉर्थ में पड़ेगा। डेविस स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, बैफिन बे और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, मतलब ग्रीनलैंड और इसके बीच में है, कहीं पड़ेगा ये, ग्रीनलैंड एंड ये कनाडा के बीच में। उसी उसी से लेब्राडोर करंट भी निकलता है, यहीं कहीं आसपास से। लेब्राडोर जो है कोल्ड करंट होता है। देन डेनमार्क स्टेट, नॉर्थ अटलांटिक को आर्टिक ओशन से, ठीक है। डोवर स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। बेसिकली यूके और फ्रांस के बीच में जो है इंग्लिश चैनल, उसी से थोड़ा बगल में डोवर स्टेट है। फिर हडसन स्टेट, ये नॉट इंपॉर्टेंट। जिब्राल्टर इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरियन सी को अटलांटिक से कनेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेट ऑफ मैगलन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसिफिक ओशन को साउथ अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन फिर इंपॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म्स कौन कौन से है? आदिया कमेटी 2016 में, ठीक है। एल के झा कमेटी 77 में, एक चिलैया केलकर कमेटी है, नरसिम्हन कमेटी 1991 1998, इन्होंने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में भी दिया था इन्होंने। केलकर कमेटी 2002 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से है, और राजा चिलैया कमेटी 91, ये टैक्स रेट्स को रैशनलाइजेशन करने के लिए। ये सारे क्वेश्चन पूछ चुका है, चिलैया कमेटी पूछ चुका है, केलकर पूछ चुका है, नरसिम्हन पूछ चुका है। एल के झा अभी तक नहीं पूछा है, आदिया भी नहीं पूछा है, लेकिन ये तीन पूछ चुका है। देन कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, ये आ जाता है आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए या फिर मैच द फॉलोइंग के लिए, तो इसको याद करिएगा। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके लिए था? एलपीजी सिलेंडर वगैरह के लिए था, 1 मई 2016। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। देन स्वच्छ भारत मिशन, ये याद करिएगा, गांधी जी के उस पर था बर्थडे पर, और 5 साल में 2 अक्टूबर 2019 तक क्लीन करना था। क्लीन हुआ कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। देन प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, ये 2022 तक सबको अफोर्डेबल होम देने की वो था, लेकिन अब उसको पीएम आवास योजना 2.0 लागू किया गया है। फिर उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री किसान सम्मान, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2019 के इलेक्शन से जस्ट पहले जो है अनाउंस किया गया था। इसमें था कि 6,000 रुपये सबको दिए जाएंगे, मतलब किसानों को दिए जाएंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। फिर आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है, ये सितंबर 2018। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया का जो है वो मैं ये नहीं कहूँगा कंप्लीट सक्सेस रहा, लेकिन कंप्लीट फेलियर भी नहीं, ठीक है, कहीं बीच में मिला जुला रहा है, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट्स में जो है काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट स्टिल बहुत सारा इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता था। बट एनी हाउ, जो कुछ इंडस्ट्रीज लगे हैं, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज या कोई भी इंडस्ट्री है, वो आने वाले 10 से 15-20 साल में जाके फ्रूट देती है, तो लेट अस सी। इसको प्रॉपर से एनालाइज करने के लिए एटलीस्ट हमको 10 साल और वेट करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉपर एनालाइज कर सकते हैं इसको कि वेदर इट वाज अ गुड इनिशिएटिव और नॉट। एनी हाउ, इनिशिएटिव तो अच्छा था, नो डाउट। इम्प्लीमेंटेशन अच्छा था कि नहीं, इसको जज कर सकते हैं फर्दर 10 ईयर्स में। फिर मुद्रा स्कीम जो है क्या है? 8 अप्रैल 2015। देन देखिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये कर चुके हैं। फजल अली कमीशन से पहले 2 कमीशन बने थे, एक धर कमीशन था और एक 1948 में था ये, ठीक, और एक जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल एंड ये पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, ये भी 1948 में बना था इनकी कमीशन। इन दोनों ने तो रिकमेंड उसको जो है भाषा के आधार पे स्टेट बनाने को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन 1953 में श्री रामलू जो है अनशन पे बैठते हैं और वो उनकी डेथ हो जाती है, तो आनंद फानन में आंध्र स्टेट बनाया जाता है आउट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रोविंस, एक तेलुगु स्टेट कार्व किया जाता है। और फिर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में कमीशन बनाया जाता है, और वो रिकमेंड करते हैं कि भाषा के आधार पर बनाइए सिर्फ, लेकिन सिर्फ भाषा एक इकलौती आधार नहीं होगी। तो उसके बाद फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 1956 में, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो भी इसी साल किया जाता है। और स्टेट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत ही जोनल काउंसिल भी बना था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये भी था
कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर हो सकता है। इसका सबसे रिसेंट एग्जांपल है ला गणेशन साहब, जो है उनकी मृत्यु हो गई थी अभी। ठीक है, ये कहाँ के, मणिपुर के वो थे, गवर्नर थे। देन अजय कुमार भल्ला साहब, ये नागालैंड के गवर्नर थे, उनको एडिशनल कार्यभार दिया गया है, तो किसका, मणिपुर का के गवर्नर का। देन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, जीडीपी ऑफ कोर्स, फाइनल वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति, मतलब महंगाई होना, बेसिकली महंगाई होना, लेकिन एग्जैक्ट महंगाई शब्द इसके लिए नहीं है, इसके लिए एग्जैक्ट शब्द है मुद्रास्फीति। इसका मतलब क्या है कि टू मच मनी चेजिंग फॉर टू फ्यू गुड्स। ठीक है, मुद्रा की जो स्थिति है, मतलब जो परचेजिंग पावर है जो आपकी करेंसी की, वो उसमें डिक्रीज होना इज इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है, वही नेगेटिव में जाना उसको। मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है, आरबीआई फॉलो करती है। और फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट, ये भी पूछा हुआ है कि कौन कौन क्या करता है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई करता है। ठीक है, इसमें सारा जो इंटरेस्ट रेट वगैरह घटाना बढ़ाना, ये सब आरबीआई के हिस्से में आता है। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसमें 3 मेंबर जो है आरबीआई के होते हैं और 3 बंदे जो है वो गवर्नमेंट के होते हैं, यही जो है डिसाइड करती है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का है, ये टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब जो है दो होता है, एक बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट, दो है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या है, सिर्फ विजिबल ट्रेड्स, मतलब जो मर्चेंडाइज ट्रेड होता है वो, और सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों इंक्लूड होते हैं। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, अगर आपने 10 रुपए का सामान जो है बाहर बेचा, एक्सपोर्ट किया, ठीक है, और 12 रुपए का सामान इंपोर्ट किया, ठीक है, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट -2 में चला गया। हालांकि इतना इजी नहीं होता है, ऑफ कोर्स ये इसमें बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे एफडीआई का पैसा आया, आपका रिमिटेंसेस का पैसा है, वो उसको कवर कर देता है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट मोटा मोटा यही होता है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये देख ही चुके हैं, यंग हिल्टन कमीशन 1935 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया था, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं देखना है। पहले आरबीआई गवर्नर जो है भारत के कौन से, सीडी देशमुख साहब थे। अभी करंट गवर्नर शक्तिकांत दास नहीं है, चेंज हो चुके हैं लास्ट ईयर का ये, तो कौन है, संजय मल्होत्रा। ठीक, इनको याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 245 से 263 तक है। इसमें 245 पार्लियामेंट जो है ऑफकोर्स वो लॉ बनाई कंट्री में। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक आर्टिकल 249 है, उसके तहत क्या है कि अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर देती है तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट बना सकता है। फिर एक है 250, मतलब जो आपका ये है 250 के अंदर में अगर इमरजेंसी के दौरान भी जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट पे बना सकता है। 252 में क्या है, 2 और मोर स्टेट अगर एग्री करें तो पार्लियामेंट बना सकता है। 253 में क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को करने के लिए। तो ये 4 आर्टिकल 249, 250, 252 और 253, 4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। 263 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल है इसमें, और ये सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। एक गवर्नमेंट वो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। फिर नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी हैं, नॉर्डिक कंट्रीज जो है 5 हैं, ठीक है, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड। अच्छा, इसमें से स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। हम लोग बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम लोग सोचते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड नहीं है, ये आपका जो नॉर्वे है, देन स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये 3 है स्कैंडिनेवियन कंट्री, फिनलैंड नहीं है। तो स्कैंडिनेवियन प्लस आइसलैंड प्लस फिनलैंड इज स्कैंडिनेवियन, मतलब नॉर्डिक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, अगेन ये सब देख ही चुके हम लोग के। आर्टिकल जो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 के तहत जो बाहर से किसी स्टेट को लेना है तो अंडर ले सकते हैं। देन आर्टिकल 3 में जो है कोई भी ऑल्टरेशन करनी है, मतलब जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हैं कैसे बाउंड्री चेंज हो सकती है, वो सब इसके अंदर में। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि आर्टिकल 3 में जो भी आप चेंजेस करेंगे वो 368 के अंडर में नहीं होंगे। देन प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन इंडिया में, टोटल जो है वो 563 थे, जिसमें से 12-13 जो है पाकिस्तान में चले गए, 552 जो है इंडिया में आ गए। लेकिन किन किन लोगों ने जो प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, उनमें एक हैदराबाद था, ऑपरेशन पोलो से हुआ था। जूनागढ़ जो है रेफरेंडम से हुआ था। जम्मू कश्मीर ऑब्वियसली मर्जर डॉक्यूमेंट से हुआ था। ठीक है, ये 3 लोगों ने करी थी, बाकी और 3 लोगों ने करी थी, लेकिन वो बाद में फिर मान गए थे, जैसे भोपाल था, ठीक है, और कुछ जोधपुर वगैरह भी था शायद, तो ये लोग बाद में मान गए थे, लेकिन इन 3 लोगों ने ज़्यादा मुश्किल करी थी। और ये जूनागढ़ के जो नवाब थे, उन्हीं नवाब के उसमें थे कोई, भुट्टो भुट्टो जो है वो था, मतलब उनका दीवान था। उन्हीं भुट्टो का खानदान जो है आज के समय, वो बिलावल भुट्टो। फिर कन्वर्जन ऑफ इग्नियस रॉक, इग्नियस से उसमें कन्वर्जन होता है, जो क्या होता है, ग्रेनाइट जो होता है वो ग्रीनिस बन जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये कैसा कन्वर्जन, मेटामॉर्फिज्म वाला। ठीक, तो ग्रेनाइट से ग्रीस बनता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बसाल्ट से स्किट्स बनता है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। सेडिमेंट्री रॉक्स का
सेडिमेंट्री रॉक्स में सैंडस्टोन इंपॉर्टेंट है, क्वार्टजाइट बनता है, शेल का स्लेट बनता है, लाइमस्टोन मार्बल बनता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर मेजर प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है ऑफ कोर्स इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है, टकलामकान प्लेट्यू, ये तो सबको जानते होंगे, चाइना में टकलामकान जो है डेजर्ट भी है। फिर और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा वैसे सारा, ठीक है। और पेटागोनिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, अर्जेंटीना में है। अबाइसियन प्लेट्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा, ठीक है। देन और कुछ, कोलंबिया प्लेट्यू, अच्छा कोलंबिया प्लेट्यू नाम से वो लग रहा होगा, कोलंबिया में यूनाइटेड स्टेट्स में है। और एनातोनिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, टर्की, ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए एक बार बस। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, किसमें? डेमोग्राफिक डेटा में। हाईएस्ट वो है, क्या नाम है, पॉपुलेशन वाइज क्या है? प्रयागराज है। देन लोवेस्ट कौन सा है? महोबा है। पॉपुलेशन डेंसिटी, गाजियाबाद सबसे ज़्यादा है, 4000 के आसपास भाई साहब। फिर ललितपुर, गाजियाबाद में है क्योंकि दिल्ली एनसीआर वगैरह में जो है बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। फिर ललितपुर 242। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट और लिटरेसी, अच्छा गौतम बुद्ध नगर जो है यानी नोएडा, श्रावस्ती सबसे कम। फिर हाईएस्ट एंड लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, कानपुर नगर और श्रावस्ती, श्रावस्ती मतलब सब में है। फिर मेल मेल में कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, और उसमें भी लोवेस्ट श्रावस्ती ही है, ठीक है। श्रावस्ती वही जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा समय बिताया था। फिर हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सेक्स रेशियो वगैरह जो है, ये जौनपुर का सबसे हाईएस्ट है। जौनपुर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने भाई जौना खान की याद में। और यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूल करती है? शर्की डायनेस्टी, जिसके फाउंडर कौन थे? मलिक सरवर। देन फिर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में कौन से हैं, ठीक है, वो कौन से? यमुना एक्सप्रेसवे, ये इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा सारे इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोड करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। बट एनी हाउ यू कैन पॉज वीडियो एंड रीड देम। अच्छा ये याद नहीं रखना कौन सा कितने किलोमीटर का है, अगर ये पूछ ले तो छोड़ने के लिए है वो क्वेश्चन, याद नहीं रखना कौन सा कितने किलोमीटर का है। फिर एंशियंट नेम ऑफ सम ऑफ द मेजर सिटीज ऑफ यूपी, काशी का ऑफ कोर्स ये बनारस। फिर ये जो है कन्नौज का जो है कंबुज नगर है। ये गोरखपुर का जो है रामग्राम या गोरखपुर। फिर अलीगढ़ का हरिगढ़। कानपुर का जो है कानापुर। ये कपिल वस्तु पिपरहवा, यहाँ पे अभी जो है वो गौतम बुद्ध के कुछ ट्रेसेस पाए गए हैं, मतलब ट्रेसेस पाए गए इन द सेंस म्यूजियम में जो है रिलोकेट किए गए हैं। फिर लखनऊ का नाम क्या है? लक्ष्मणपुर। कुशीनारा कुशीनगर। फिर मथुरा जो है वो मधुपुरी। अच्छा कुशीनारा, इसी में जो है ये गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी या महापरिनिर्वाण इन्होंने प्राप्त किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, मल्ल की राजधानी हुआ करती थी। फिर ये देखिए सारे याद रखने की जरूरत है। 371 याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। और 371A नागालैंड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मणिपुर, क्योंकि न्यूज में है मणिपुर, ये याद रख लीजिए। बाकी सारे याद करने जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, सारे नहीं याद करने हैं, ये तीन याद करिएगा। 371 A नागालैंड, 371C मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में जो है सी वो है ना, कुछ लगा हुआ है, मतलब वहाँ पे दंगे हो रहे थे ना, तो उसको जरूर याद रखिएगा, कुकी और मीति के बीच में। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 के अंडर में है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और कुछ नहीं याद करिएगा। बना कब था? 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसमें एक सीईसी होते हैं, कौन है? ज्ञानेश कुमार, ठीक है। इनकी बिटियां हैं मेधा रूपम, ठीक है। वो किस क्या बनी है? वो डीएम बनी है गौतम बुद्ध नगर की, ठीक है, नोएडा की फर्स्ट फीमेल डीएम है, इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स ज्ञानेश कुमार की जो है वो बिटियां हैं सीईसी, वो भी इसकी वजह से, दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वही पार्ट कौन से पार्ट में? 15 में है। 324 जो है वो ऑफ कोर्स बनाता है। 326 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसकी बात करता है, अडल्ट सफरेज की बात करता है, ठीक। अब ये याद रखिए 61st अमेंडमेंट से जो है वो 21 से घटाकर 18 किया गया था वोटिंग एज, बस ये इंपॉर्टेंट है। और अभी यूके ने बोला है कि वो 18 से 16 कर देंगे, एंड देन नेपाल की जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि 18 से 16 किया जाएगा। फिर कमीशन रिलेटेड टू स्टेट रिओर्गनाइजेशन, ये भी देख लिया था हमने। धर कमीशन देख लिया था, जेवीपी कमेटी देख ली थी। देन फजल अली, और फजल अली के अंदर जो है वो एचएन कुंजरू थे, ये इंपॉर्टेंट है नाम क्योंकि ये कई बार पूछ चुका है, एचएन कुंजरू और केएम पानीकर। फिर ये सब्सिडरी लाइन जो है किसने कौन ले गया था? अच्छा ये जो आइडिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, वो डुप्लेक्स ने दिया था। डुप्लेक्स कौन था? गवर्नर उसका फ्रेंच का जो कमांडर था, ठीक है। इंडिया में किसने इंप्लीमेंट किया था? 1898 में कौन आया था? वेलेस्ली, ठीक है। कौन? दो वेलेस्ली थे, एक रिचर्ड जो गवर्नर जनरल था और एक था आर्थर जो कि मिलिट्री कमांडर था, ठीक है।
तो सबसे पहले जो है ये इसका मेन रीजन क्या था, मेन रीजन था जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया में, वहां पे अपनी आर्मी को खड़ा करना ताकि जो नेपोलियन के अटैक है, पॉसिबल अटैक है, उससे बचा जा सके। लेकिन सबसे पहले जो है हैदराबाद के निजाम ने जो जाके कूद के साइन किया, तो फर्स्ट वॉज हैदराबाद का निजाम, ये याद रखिएगा। 1799 में मैसूर को हरा के फिर उसको आधा पार्ट मैसूर का तो मद्रास प्रेसिडेंसी में डाल दिया और आधे पार्ट को जो है वो वडिया डायनेस्टी को बिठा के उस पर सब्सिडी लाइन्स थोप दी गई। फिर पेशवा ने दिसंबर 1801 1802 में किया था, इनफैक्ट 1802 में ट्रीटी ऑफ बस्साइन से किया था इन्होंने। फिर उसके बाद नेम ऑफ कमिटी एंड कमीशन ईयर, ये मोनसरीफ कमीशन, ये भी करजू भाई के समय आया था, ये इरिगेशन के लिए था। ठीक है, बिबिंगटन स्मिथ कमीशन, ये करेंसी के लिए था ये। फिर हंटर कमीशन, हंटर कमीशन दो थे, एक तो 1882 में आया था, एजुकेशन के लिए था, देन 1919 में आया था वो जलियांवाला बाग के मैसेकर के लिए था, को वो करने के लिए था। फिर मुद्दिमान कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, मुद्दिमान कमेटी ये जो मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म्स में जो दायर की आई थी ना, उसको रीड करने के लिए था, मतलब उसको उस पर देखने के लिए कि वर्किंग कैसा हो रहा है ये। और जो स्वराज पार्टी जो 1923 में बनी थी, उसके लोग जब जीत के गए थे स्वराज पार्टी के, उन्होंने फोर्स किया था ब्रिटिश को मुद्दिमान कमेटी फॉर्म करने के लिए। और उसी में जो स्वराज पार्टी के ही एक व्यक्ति थे विठल भाई पटेल, 1925 में वो पहले स्पीकर बनते हैं, उसी के 100 साल पूरे हुए थे अभी। बटलर कमीशन, ये उस समय का सेंटर स्टेट रिलेशन जैसा कुछ था। सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थे और ब्रिटिश ओन्ड जो टेरिटरीज थे उनके बीच में कैसा रिलेशन है उसको स्टडी करने के लिए। फिर साइमन कमीशन जानते हैं, विटली कमीशन जो है लेबर कमीशन था ये। तेज बहादुर सप्रू अनएम्प्लॉयमेंट के लिए था ये। हिल्टन यंग करेंसी कमीशन था, और इसी के बाद जो है आरबीआई बनाया गया था। अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं कि अम्बेडकर साहब का भी रोल था इसमें आरबीआई को बनाने में। ठीक है, अम्बेडकर साहब को हम पॉलिटिकल साइंस के एक एक्सपर्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी पीएचडी जो थी वो इकोनॉमिक्स में थी, तो वो एक इकोनॉमिस्ट भी थे। देन चैटफील्ड कमीशन, ये लिथगो लाया था आर्मी के लिए, और एक आर्मी के लिए था पुलिस कमीशन था एक, फ्रेजर कमीशन। ठीक है, ये जो है वो करजू भाई के समय आया था। देन फ्लाउड कमीशन इटरेंसी वगैरह के लिए था। स्टैकी कमीशन देख लिया हमने, रेले कमीशन देख लिया सारा। फिर पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बालाकोट, सुतकांगेदोर, नागेश्वर, लोथल। ठीक, ये सारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुतकांगेदोर जो है आज के बलूचिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, और ये बीच में बालाकोट जो है सिंध वगैरह में पड़ता है। फिर एफएसएससीआई इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 2008 में बना था, 2008 में आया था एक्ट 2006 में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर काम क्या करता है वो तो जानते हैं। फिर मेजर थ्योरीज रिलेटेड टू माउंटेन फॉर्मेशन, ठीक है, लैंडस्लाइड, ये कोबर की थ्योरी, ये भी वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड वेजनर की, बस ये ध्यान रखिएगा। और कन्वेक्शन करंट थ्योरी किसने दी थी, होम्स ने दी थी, और हैरियस ने दी थी ये वाली। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हैरियस की नहीं है, हैरियस ने एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी। खैर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ही बाद में जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आधार बना था, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अंडमान निकोबार के आइलैंड्स नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ अंडमान, मिडल, ये सारे देख लीजिएगा। सबसे नीचे जो है ग्रेट निकोबार है। फिर फैक्ट्स रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, गोदावरी जो है सबसे बड़ी नदी है साउथ इंडिया की, इसको वो कहते हैं दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक है, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। कावेरी जो है ओनली पेरिनियल रिवर ऑफ द साउथ इंडिया। गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है, ये आपका। और कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, ये गोदावरी त्रंबकेश्वर से, और कृष्णा जो है महाबलेश्वर से। नर्मदा कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है, दो साइड से, एक साइड अमरकंटक से एक साइड से नर्मदा जाती है वेस्ट फ्लोइंग, और एक साइड सोन जाती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, इनके सारे जो वो है। अच्छा, ये गोदावरी की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है प्राणहिता। प्राणहिता गोदावरी के कॉन्फ्लुएंस पर कालेश्वरम मल्टीपर्पज लिफ्ट प्रोजेक्ट बन रहा है, वो न्यूज में है अभी। फिर कृष्णा रिवर की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं वो देख लीजिएगा। कावेरी जो है वो किन किन 4 देशों के बीच में, कावेरी सॉरी 4 देश कह रहा हूँ, 4 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, और 4 में से 3 तो स्टेट हैं, एक यूनियन टेरिटरी है। तो केरल है आपका, जो है कर्नाटका है, कर्नाटका की ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, तमिलनाडु है ऑफकोर्स, फिर पुडुचेरी, ये 4 जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी जो बोले वो शामिल है कावेरी डिस्प्यूट में। फिर महानदी, महानदी इंपॉर्टेंट है ये, इसकी ट्रिब्यूटरीज है हसदेव, इब, तेल, ये पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है ये। देन काउ ब्रीड्स इन इंडिया, काउ ब्रीड जो है बाकी गिर सिंधी ये तो है, लेकिन ओंगोल एक ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका आंध्र प्रदेश की है। देन एक पुनगनूर काउ, पुनगनूर काउ जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइट में बहुत छोटी होती है। अभी मोदी जी की फोटो आई थी तो ये हो सकता है ये पूछ ले, पुनगनूर काउ ये भी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। देन बुफेलो की ब्रीड ये देख लीजिए एक बार, बट आई डोंट थिंक इंपॉर्टेंट है। टोडा नाम की एक ट्राइब भी रहती है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। फिर फॉरेन की कुछ ब्रीड्स जर्सी, होल्स्टीन वगैरह है। फिर उसके बाद ब्राउन स्विस, रेड डेन,
और ये ग्रिसनी, अंकोल, नॉर्मेंडी, सिमेंड्रल। जर्सी जो है वो जर्सी नाम की गाय भी होती है शायद। हाँ गाय तो है, ऑफकोर्स जर्सी गाय है। फिर 10 एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल कौन कौन सी है? सिरोही, जखारना, सुरती, ये सब देख लीजिए एक बार। बट आई डोंट थिंक इनमें से कुछ पूछने वाले चांसेस हैं। चांस पूछने के इसके हैं, एक तो अंगोल के क्योंकि न्यूज में था, और पुनगनूर काऊ ये भी एक न्यूज में था, इसलिए पूछ सकता है ये। देन मैं बीच में बार बार माइक चेक कर रहा हूँ कहीं बीच में बंद ना हो जाए, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर गोड्स की ब्रीड है कि फॉरेन की हैं सारी ये, फिर नेटिव कुछ हैं, ये देख लीजिएगा आप। देन कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स एजुकेशन से रिलेटेड। इनफॉर्मल एजुकेशन स्कीम 75, ब्लैक बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ पीवाईक्यू में। टोटल लिटरेसी कैंपेन, ठीक है, हिंदी में उसका नाम कुछ और होगा, टोटल लिटरेसी कैंपेन, ठीक है। पूर्ण साक्षरता अभियान 1991 में है। मिड डे मील स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ है, 1995 में है। कल्प एजुकेशन स्कीम 98 में है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान 2001, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान किस समय आया था? और 86 अमेंडमेंट से जो है वो आपका आर्टिकल 21A इम्प्लीमेंट किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है पीवाईक्यूज में आया हुआ है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया है, पूर्ण साक्षरता अभियान में आया हुआ है, मिड डे मील स्कीम और सर्व शिक्षा अभियान। अच्छा, मिड डे मील स्कीम लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा था इंडिया में, वो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है। फिर सहारा डेजर्ट स्प्रेड अक्रॉस 11 कंट्रीज, ठीक है, इनको देखिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव था एक, वो इन्हीं के बीच बन रहा था। साहिल रीजन, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ठीक है, साहिल रीजन में था। और दो इंपॉर्टेंट है, उसके नाम लिख लीजिए। एक है सिरोको, जो सहारा डेजर्ट से सदर्न उसमें जाता है, यूरोप में जाता है, और क्या करता है, सहारा से आपकी रेत उठाता है और मेडिटेरियन सी से पानी उठाता है और ब्लड ड्रेन करता है। कहाँ? यूरोप में, साउथ यूरोप में, इटली इटली वाला जो पार्ट है। देन एक हर्मिटन है, हर्मिटन भी सहारा से चलता है, लेकिन ये इक्वेटोरियल अफ्रीका की तरफ जाता है। तो इक्वेटोरियल अफ्रीका में क्या करता होता है, वहाँ पे तो जो है मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी, एंड यहाँ पे जो है ड्राई विंड्स होती हैं। बट ह्यूमिडिटी में जो है ह्यूमंस को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। देखा होगा आपने कि सर्दी उसमें जब बरसात के मौसम में बहुत चिपचिपी वाली गर्मी होती है, तो जब ये विंड जाती है वहाँ पे तो बहुत एक अच्छा रिलीफ लेके आती है, तो इसको कभी डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड द हाईएस्ट माउंटेन, देखिए, नॉर्थ अमेरिका में माउंट मैकिनले, साउथ अमेरिका में माउंट अनाकागुआ, फिर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, ठीक है। और अफ्रीका में एक एटलस माउंटेन भी है। एटलस माउंटेन हालांकि सबसे ऊंचा नहीं है, बट एटलस माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक जो है माउंट तोबकल, वो भी याद रखना है। फिर अंटार्कटिका माउंट विंसन, फिर ऑफ कोर्स ये एशिया के तो सब जानते होंगे माउंट एवरेस्ट है। फिर यूरोप की जो है माउंट एल्ब्रस, फिर ये ऑस्ट्रेलिया की जो है माउंट कोस्क्यूजिको, अजीब सा नाम रहता है लेकिन देखिएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्स, अच्छा इनमें कौन कौन सी जो है वो है आपकी, ये मेजर प्लेट है एंटार्क्टिक प्लेट, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी मेजर है, और साउथ अमेरिकन भी मेजर है, पैसिफिक भी मेजर है, इंडो ऑस्ट्रेलियन भी मेजर है, अफ्रीका भी मेजर है, और यूरेशियन भी, सारी मेजर प्लेट्स हैं ये। कुछ माइनर प्लेट्स के नाम अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। फिर डेजर्ट्स वगैरह हैं, एटाकामा डेजर्ट है, सबसे सबसे जो है वो है ड्राइएस्ट प्लेस है धरती का सबसे, और वेटेस्ट प्लेस कौन सा है, मौसिन राम। फिर कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट कहाँ बनता है ये आपका, बोट्सवाना वगैरह में, किस किस करंट से, बैंगुला करंट। अच्छा, सहारा सहारा रेगिस्तान किस कौन से करंट से बनता है, वो कैनरी करंट से बनता है, कैनरी करंट ही आई थिंक, यस। फिर अरेबियन डेजर्ट है एक, ये देखिए, गोबी डेजर्ट है मंगोलिया वगैरह में, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, पेटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में, फॉकलैंड करंट से बनता है ये, ठीक है, ठंडा करंट होता है। थार डेजर्ट जो है हाई मतलब हाईली वो क्या है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थार डेजर्ट में है। फिर सीरियन डेजर्ट है, फिर चुनवा डेजर्ट है ये, ठीक। फिर मेजर लेक्स एंड देयर एक्सटेंट, कैस्पियन सी देख ही चुके हैं, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया, ये युगांडा, तंजानिया, केन्या में, यहाँ से नाइल नदी निकलती है, ठीक। और लेक तनागाकिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्गो तंजानिया, ये शायद पीवाईक्यू में देखा मैंने, पीवाईक्यू में आया हुआ ये। और लेक सुपीरियर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लेक है, और फ्रेश वाटर का लेक है। इसका एरिया करीब करीब 84,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कंपैरिजन के लिए मैं बार बार बताता हूँ कि बिहार का एरिया 94,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर है, तो मतलब सोच के देखिए कितना बड़ा ये है। फिर एनर्जी कन्वर्टिंग डिवाइसेस, डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल में करेगा, ऑफ कोर्स लाउड स्पीकर जो इलेक्ट्रिकल को साउंड में करेगा। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसको तो देख ही सकते हैं हम लोग, मतलब कॉमन सेंस से आइडिया लगा सकते हैं। फिर उसके बाद न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन, पहला लॉ क्या कहता है भाई, कोई भी चीज़ जो है अगर पड़ी है या मूव कर रही है
तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। मतलब समथिंग एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, समथिंग इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, ठीक है, अनटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। वही लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे इसको कहते हैं, जैसे आप मान लीजिए बस में कहीं बैठे हैं, आराम से बैठे हैं और एक स्पीड पे चल रही है, तो आपकी बॉडी भी उसी स्पीड पे चल रही है। देन अचानक से ब्रेक लगता है तो आपकी बॉडी जो है आगे तरफ झुक जाती है, क्योंकि ब्रेक कहाँ लगा है, ब्रेक लगा है बस के ऊपर, आपके ऊपर नहीं लगा है, तो आप जो है अभी भी मोशन में है, तो आप थोड़ी देर के लिए आगे झुक जाते हैं। तो वही इनर्शिया का लॉ है। सेकंड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स अप्लाइड के प्रोपोर्शनल एफ इक्वल टू एम ए। थर्ड लॉ ऑब्वियसली एक्शन रिएक्शन वाला लॉ, सब जानते ही होंगे। फिर कौन कौन से गैसेस अमिट करता है वोल्केनो, ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो आइडिया लग ही जाएगा भाई। वाटर वेपर मेजर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन वगैरह। इनफैक्ट जो इनिशियल आपका जो धरती पर वो बना था, एटमॉस्फेयर बना था, वो वोल्केनिक इरप्शन से ही बना था। तो इनिशियल उसमें जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, देयर वाज नो ऑक्सीजन इन द इनिशियल एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये एनसीईआरटी का क्लासिक फैक्ट है। देन अगर ये आवाज़ नहीं क्लियर होगी तो सारी मेहनत बेकार जाएगी, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे। बट एनी हाउ रिस्क लेते हैं क्योंकि लैपटॉप अवेलेबल नहीं है आज के समय मेरे पास। बट उसको कंप्लीट करना है पेपर से जस्ट पहले, तो 8 तारीख से पहले मैं बोला था कंप्लीट करने के लिए, एनी हाउ करना पड़ेगा मेरे को। तो इवेंट्स अकरिंग ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डायमंड शाइन होता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर वाला जो है ये है, देन ये वाला जो है मिराज बनता है, ये सारे याद रखिएगा। फिर इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ साइंस पास्कल, पास्कल प्रिंसिपल क्या है, वो जो है प्रेशर वाला पास्कल है। तो ठीक है, प्रेशर की थ्योरी उन्होंने दी थी कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। फिर हुक्स लॉ क्या था, ये इससे रिलेटेड था, ये स्ट्रेस वगैरह से रिलेटेड है। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वही कि अगर आप पानी, कोई भी वस्तु है, पानी जितना डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, उतना ही वजन उसका लॉस होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, बॉयल्स लॉ, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट गिवन टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ठीक है, मतलब क्या है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, ठीक, एट गिवन प्रेशर। ये बॉयल्स लॉ था, चार्ल्स बॉयल्स वाला, शायद 11th या 12th क्लास की केमिस्ट्री में था ये। ठीक है, और एक आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। फिर मेजर आइलैंड्स लोकेटेड इन द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, न्यू गिनी सबसे सेकंड नंबर पे है, बोर्नियो थर्ड, मेडागास्कर फोर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, 4 याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिटेन, हालांकि ब्रिटेन जो है वो इनसे छोटा छोटा है। सुमात्रा जो है, देखिए सुमात्रा कितने नंबर पे है। फिर सारे याद नहीं रखना, शुरू के 4 याद रखिएगा। फिर मेजर कोल्ड करंट, ये देखा ना, बेंगुला करंट देखा हमने, कहाँ से बहता है, ये अफ्रीका अगर रीजन है, ठीक है, तो उसके यहाँ से बहता है बेंगुला करंट। फिर कैनरी करंट, अगेन अगर ये अफ्रीका है, ऊपर वाला जो है ना, ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला, तो यहाँ से बहता है कैनरी करंट। फिर पेरुवियन है हम्बोल्ट, ये साउथ अमेरिका है, अगर आपका ये साउथ अमेरिका है मतलब शेप से देखिए साउथ अमेरिका, यहाँ बहता है ये हम्बोल्ट करंट। ठीक है, यही रीजन है, हम्बोल्ट करंट ही अल नीनो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर लेब्राडोर एक करंट है, वो तो देख लिया हमने। फिर उस पर जापान के पास 2 इंपॉर्टेंट बहता है, कुरोशियो और ओयोशियो। इनमें से एक ठंडा है, एक गर्म है। ठीक है, पता लगने का तरीका क्या है, क्रोशियो काफ़ी गर्म, काफ़ी गर्म होती है। ठीक है, हालांकि ठंडे कॉफ़ी वाले जो शौकीन रखते हैं वो ठंडा मान लेंगे, लेकिन नहीं, गर्म कॉफ़ी ही पी गर्म कॉफ़ी होती है। तो के से काफ़ी और के से क्रोशियो गर्म है, मतलब वार्म है। ओयोशियो जो है वो ठंडा है, जापान के ऊपर आसपास बहती हैं। फिर मेजर वार्म करंट देखिए, गल्फ स्ट्रीम भी उधर जाती है, इसको मैप पे नहीं दिखा पाऊंगा बट आप देखिएगा फ्लोरिडा के आसपास बहता है। फिर ब्राजीलियन करंट जो है वो, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्टिनेंट के ईस्ट की तरफ बहती है ज़्यादा सारी नहीं, ज़्यादातर जो बहती है वो वार्म करंट होती है, और वेस्ट साइड में जो बहती है वो होती है आपकी ठंडी करंट। एक लैब्राडोर एक द एक्सेप्शन है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है, आप देख के देखिएगा। अगुलहास करंट, ये मोजाम्बिक करंट है, ये इंडियन ओशन में बहता है। ठीक है, तो ब्राजील करंट कहाँ है, ब्राजील जो है ईस्ट में है, तो ये भी वार्म करंट होगा। अगुलहास भी वार्म करंट है, इंडियन ओशन में बहता है। ठीक, फिर कुछ इंपॉर्टेंट कनाल है, एरी कनाल कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी वगैरह में है। ठीक है, सुएज कनाल सबसे इंपॉर्टेंट, सुएज कनाल से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सुएज कनाल में जो बहुत सारी लेक्स है ना, ग्रेट बिटर लेक और स्मॉल बिटर लेक, उनकी लोकेशन देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है सुएज कनाल से। देन अच्छा, एक सुएज कनाल का जो टॉप वाला पार्ट, मतलब नदन वाला पार्ट होता है जहाँ से मेडिटेरेनियन सी में जाते हैं, वहाँ पे एक पोर्ट है, उसका नाम क्या है, पोर्ट सईद। ठीक, और इससे पहले क्या है, गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ सुएज, वो दोनों मैप पे लोकेशन देखिएगा, रेड सी से कनेक्ट करता है। फिर हांडुंग ग्रैंड कनाल, ये इंपॉर्टेंट है, पनामा कनाल एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक करा एक स्थमस है। ठीक है,
इसको कुछ नेक बोलते हैं, डेविल्स नेक बोलते हैं। ये आया 71st बीपीएससी में, ठीक। और ग्राउंड जीरो किसको, न्यूयॉर्क को बोलते हैं। फिर अच्छा ये बार बार आ गया, देखिए इंपॉर्टेंट वॉइस रॉय वगैरह, वॉरेन हेस्टिंग, ये हम देख ही चुके हैं कई बार। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, रेगुलेटिंग एक्ट आया इनके टाइम में, पिट्स इंडिया एक्ट आया, रोहिला वॉर हुआ। लॉर्ड कार्नवालिस सेकंड नंबर पे थे, ठीक, इनके समय ये हुआ। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुआ था वो देख चुके हैं हम। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ था, कॉर्नवालिस कोड, परमानेंट सेटलमेंट आया था इनके टाइम पे। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इन्हीं के टाइम पे आया था। फिर एक जॉन शोर, जॉन शोर कौन थे, परमानेंट सेटलमेंट के डिजाइनर थे जॉन शोर, वो अगला वो बनते हैं गवर्नर जनरल। अच्छा यहाँ नहीं दिया है क्योंकि उनके समय कोई ज़्यादा युद्ध वगैरह नहीं हुए थे, ठीक है। सर जॉन शोर ये आपके 1793 से लेकर 1798 तक थे, ठीक है। इनके समय एक ही वॉर हुआ था, लेकिन वो अंग्रेजों का नहीं था, वो मराठों और इनके बीच में था, शायद निजाम के बीच में। बैटल ऑफ खुर्दा था शायद 1795 में। फिर वेलेस्ली ऑफ कोर्स, ये सब्सिडियरी लाइन्स वगैरह थे। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड मराठा वॉर। फिर हेस्टिंग, हेस्टिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसी के बीच में जो है वो था लॉर्ड मिंटो वन। फिर हेस्टिंग, हेस्टिंग जो है किस समय, ये नेपाल वॉर हुआ था, ट्रीटी ऑफ सुगौली, थर्ड मराठा वॉर, ये सारा इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिक के समय ये हुआ था, सती अबॉलिश हुआ था। और एक और चीज हुआ था, ठगी का सप्रेशन हुआ था, ठीक, कैप्टन स्लीमन की अध्यक्षता में। फिर डलहौजी, डलहौजी के समय बहुत सारे वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था। अच्छा इसके बीच में वो मिस कर दिया इन्होंने, लॉर्ड एलनबरो, जिसमें चार्ल्स लैपियर ने बैटल ऑफ मियामी में सिंध को कैप्चर किया था। फिर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसी के समय आया था, वुड्स डिस्पैच वगैरह था, पहला रेलवे लाइन। फिर कैनिंग, कैनिंग के समय रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। अच्छा ये विडो रीमैरिज एक्ट भी डलहौजी के समय पास हुआ था। और ये पहला जो है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बनता है। इसके बाद ये है ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश कर जाती है और पहला वॉइसरॉय बनता है ये। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इसके टाइम पे आता है। आईपीसी इसके टाइम पे आता है 1860 में। सीआरपीसी इसके टाइम पे आता है। देन ऑफ कोर्स हाई कोर्ट्स एक्ट, ये भी इसके टाइम पे आता है 1861 में। फिर जॉन लॉरेंस, भूटान वॉर हुआ था। बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख सकते हैं। लिटन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिटन इंपॉर्टेंट क्यों है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट हुआ, आर्म्स एक्ट आया, सेकंड अफगान वॉर हुआ था। और क्वीन विक्टोरिया को इसी में 1877 में जब दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें केसर हिंद का टाइटल दिया गया था, स्ट्रैकी कमीशन के समय बना था। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू जैनिज्म, महावीर स्वामी कहाँ पैदा हुए थे, कुंडाग्राम वैशाली में है ये। और मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में, ये भी बिहार में है। फिर तीर्थंकर जो है वो जैनिज्म, ऑफकोर्स ये जानते ही हैं। जैन तीर्थंकर टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से ये 24 में तो महावीर जैन थे। 23 में कौन थे, 23 में थे पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ से रिलेटेड कौन सा एनिमल है, ये वो है स्नेक है। देन 24th जो है महावीर जैन, इनसे लॉयन रिलेटेड है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो 22वें थे आपके नेमीनाथ, उनका जो माउंट आबू में दिलवारा टेम्पल है वो इनके लिए बनाई है, जैन टेम्पल। फिर 24 तीर्थंकर के नाम यहाँ दिए हुए हैं, देख सकते हैं। इसमें एक मल्लीनाथ है, हाँ ये मल्लीनाथ है। इनको लेके डिस्प्यूट है कि दिगंबर जो है, दिगंबर लोग मानते हैं कि मेल थे और श्वेतांबर लोग मानते हैं कि ये फीमेल थे। फिर जैन तीर्थंकर द प्लेस ऑफ निर्माण, ऋषभनाथ अष्टपद, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट महावीर का है, पावापुरी, और बस ये ध्यान रखिएगा। और ये इनके पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का जो है वो था, जो इसमें है ना शिखर, सम्मेत शिखर जी, जो 23 में थे पार्श्वनाथ के सम्मेत शिखर जी पर्वत जो है, कहाँ है, झारखंड में। देन उसके बाद जैन तीर्थंकर एंड देयर सिंबल, ये देखिए ऋषभनाथ सबसे पहले थे, बुल, ये एक याद रखिएगा। महावीर स्वामी लॉयन, और ये पार्श्वनाथ सर्पेंट यानी स्नेक, ये 3 याद रखिएगा। और एक मल्ली नाथ का जो है वो कलश, यानी जो पानी का होता है। ये चार पूछा चुका है ये, ठीक है। हालांकि ये 4 अगर याद होंगे तो बाकी जो है अगर मैच द फॉलोइंग वगैरह में आता है तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार बहुत डर डर के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एनी हाउ, बट ठीक है। डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट इंडिया एंड द रूलर्स, देखिए नंदा डायनेस्टी। अच्छा नंदा डायनेस्टी से पहले देखते हैं हरिंका डायनेस्टी। हरिंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, आपके बिंबिसार। देन उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन थे, शिशुनाग थे। और इसी के एक राजा थे कालाशोक, उन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। फिर नंद डायनेस्टी, महापद्मनंद, इन्होंने टाइटल लिया था एक राट का, ओनली रूलर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद मौर्य डायनेस्टी, ऑफ कोर्स चंद्रगुप्त मौर्य। राष्ट्र बृहदत्त किसने मारा था, शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद आई थी कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी के बाद जो है आपके इंडो ग्रीक्स आ गए थे, ठीक। उसके बाद है पार्थियंस, फिर शक, फिर कुषाण,
फिर कुषाणों के बाद जो है आपके गुप्ताज। गुप्ता जो है कुषाणों के क्या थे, वो थे फ्यूडल्स थे। ठीक। फिर अच्छा ये अलग अलग उसमें दे रखा है, तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सातवाहन जो है वो आपके दक्षिण में रूल कर रहे थे। ठीक है, चालुक्य भी वहीं दक्षिण में रूल कर रहे थे। सातवाहन के फाउंडर कौन थे, सिमुक। सिमुक के बाद सातवाहन डायनेस्टी के बाद जो है वो कौन सी डायनेस्टी आई थी वहाँ पे, वकाटक डायनेस्टी, साउथ में। वकाटक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, विंध्य शक्ति। तो वहाँ पे ऊपर ये चल रहा था नॉर्थ इंडिया में, ये सब शुंग, कन्व, इंडो ग्रीक, पार्थियन, शक, कुषाण, और वहाँ साउथ इंडिया में सातवाहन, सातवाहन के बाद वकाटक, वकाटक के बाद चालुक्य। चालुक्य के रूलर थे, फाउंडर थे पुलकेशिन वन, और इन्हीं के एक रूलर थे पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू जिन्होंने किसको, हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, हर्षवर्धन को हराया था, और ये बात किसने लिखी है, रवि कीर्ति ने लिखी है ऐहोल के इंस्क्रिप्शन में। देन इंडिया अपकमिंग टारगेट क्या क्या है, गोल्ड और डेवलप इंडिया। ठीक है, वो पूरा 2047 तक है। बाकी और ये सब देख लीजिए, नेट जीरो का गोल जो है 2070 तक है। ठीक है, बाकी ये सब मीन्स के टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ये। फिर 2030 तक का कौन सा टारगेट है, 100 मिलियन टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन, 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये 500 गीगावाट होनी चाहिए, साथ में 50% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए, मतलब टोटल 100 गीगावाट का प्रोडक्शन होना चाहिए। अभी कितना है, 550 के आसपास अभी टोटल है वैसे। फिर बाकी सब देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। HIV एड्स का एलिमिनेशन, ठीक है, मलेरिया को एलिमिनेट करना, और 2027-25 तक तो शायद TB को भी एलिमिनेट करना था। फिर इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स, मेगास्थनीज किसके समय आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। फायान, चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय, विक्रमादित्य, ह्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के समय, इत्सिंग ये बाद में आए थे। फिर अल मसूदी जो है अरब ट्रेवलर थे, और उसके बाद अल बरूनी किसे, महमूद गजनवी के साथ आया था, किताबुल हिंद लिखा था। फिर एक और थे, उतबी करके थे एक, ठीक, एक और थे जिन्होंने फिर वो लिखा था, फिरदौसी लिखा था शायद, नहीं फिरदौसी नाम से ही थे, फिरदौसी नाम के थे, वो भी इन्हीं के दरबार में थे। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे एग्जैक्टली इसमें ध्यान नहीं आ रहा है कि फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी थी, बट सम वॉट रिलेटेड टू ये था, ये मतलब इन्हीं के समय थे, ये महमूद गजनवी के टाइम पे। फिर 4 पैरामीटर्स, ये M1, M2, M3, M4, ये कभी याद नहीं हुआ मेरे को ना, कभी याद करने की कोशिश करी मैंने, बट एनी हाउ याद कर लीजिए। मोस्ट लिक्विड जो है वो एसेट इसमें होते हैं M1 में। फिर M2 में क्या होता है, M1 प्लस पोस्ट सेविंग के अकाउंट। ठीक है, अच्छा M1 में क्या होता है, कैश इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट, मतलब जितना आपका पैसा है रुपये के टर्म्स में सारा M1 में आएगा। फिर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का जो है वो गया M2 में आएगा। फिर M3 में जो है M1 प्लस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, इसको ब्रॉड मनी कहते हैं। M4 में क्या है, M4 में जो है M3 प्लस अदर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, जो जो वो होते हैं डिमांड के अलावा जो टाइम डिपॉजिट होते हैं वो सब आएगा। M1 जो है मोस्ट लिक्विड, और M4 जो है सबसे कम लिक्विड होता है। देन मेजर फार्मर मूवमेंट्स, बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। ठीक, चंपारण 1917 में गांधी जी। ठीक है, और उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में सलाई कमेटी बनी थी एक, ये इंपॉर्टेंट है, राजकुमार शुक्ला ने इन्वाइट किया था गांधी जी को। देन खेड़ा, खेड़ा से पहले अहमदाबाद था, तो ये CA की, लेकिन अहमदाबाद जो है वो उसका नहीं था, क्या नाम है, फार्मर्स का नहीं था, बट वो था। तो ये गांधी जी का अगर ये अरेंज करने आए, तो अहमदाबाद और खेड़ा तो 1918 में था, चंपारण 1917 में था, लेकिन अहमदाबाद और खेड़ा में अगर वो करने के लिए आए, अरेंज करने के लिए आए, तो केक ऐसे याद रखिएगा क्रोनोलॉजी में, तो पहले अहमदाबाद हुआ था, फिर खेड़ा हुआ था। अच्छा, इसमें क्या 3 कटिया सिस्टम चलता था, वो 3/20 पार्ट्स पे आपको इंडिगो बना होता था। फिर खेड़ा सत्याग्रह, ये भी ये महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देन तिभागा मूवमेंट, तिभागा मूवमेंट बंगाल में हुआ था। मोपला 1921 मलाबार। फिर उसके अलावा एक और था कुछ, इंडिगो रिवोल्ट था, वो 1859 वगैरह में हुआ था। और इंडिगो रिवोल्ट पे जो है वो दीनबंधु मित्र ने एक बुक लिखी थी, दीनबंधु मित्र ने बुक लिखी थी, क्या नाम था उनका बुक का, नील दर्पण। ठीक है, देन मेजर ट्राइबल रिवोल्ट, ये कोल रिविलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये था इनके बुद्धू भगत थे, और इन्होंने लीड किया था। और कोल ट्राइब जो है वो कहाँ पे, छोटा नागपुर झारखंड वगैरह में। देन उसके बाद संथाल रिविलियन, ऑफ कोर्स जानते हैं उसको, हुल बोलते हैं। इसके 6 लोग थे इसके, कौन कौन थे, सिद्धू कानू, ठीक है, सिद्धू कानू थे, और उसके अलावा चांद, भैरव, ये 4 तो भाई थे। देन 2 बहनें थी इनकी, फूलो और जानू। ठीक, ये लोग थे इसमें। बाकी और फिर भील 1818 से 31। देन हो रिबिलियन 1820 से 27, ये भी छोटा नागपुर के समय था, कि उसमें था। ठीक है, और इसके अलावा जो है मुंडा था रिवोल्ट, ठीक है, रामोसी,
रामोसी जो है 1820 के आसपास में, 20-22 के आसपास में था। मुंडा जो है 1899, 95-99 के आसपास। फिर अदर फॉरेनर ट्रेवलर्स, मेगास्थनीज ने, ठीक है ये तो देख लिया हम लोगों ने, वेंसांग, अल मसूदी और अल बरूनी। उसके बाद मार्को पोलो। मार्को पोलो इंडिया में इटली इटली का ट्रैवलर था ये, ठीक है, ये इटालियन था ये मार्को पोलो। एंड इब्न बतूता, ये कहाँ था, मोरक्को का ट्रैवलर था ये मोरिश नहीं था, मोरक्को, मोरक्को का ट्रैवलर था। और इसने बुक लिखी थी रहला, सही लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। निकोलो कॉन्टी, ये विजयनगर एम्पायर में आया था, ये वेनेशियन, ये भी वो था, क्या नाम है, इटालियन। अब्दुल रज्जाक, ये फारसी, फारस का था, ठीक है। जमोरिन कालीकट वगैरह में आया था ये। देन विलियम हॉकिंस जो है वो कहाँ कब आया था, इंग्लिश एम्बेसडर था जहांगीर। उसके बाद थॉमस रो। देन एक्ट्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू द वॉइस रॉय। अच्छा ये भी कई बार देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, इसको भी छोड़िए। लिस्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ठीक है, ये सूबा में कौन था, सूबेदार होता, सिपह सलार या सूबेदार। फिर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को सरकार बोलते थे, याद रखिएगा। ये पूछा हुआ है एक बार यूपीएससी 2021 में कि इसको अरेंज करने के लिए, सूबा का सरकार, सरकार का परगना, फिर विलेज ठीक है। इसको कौन करता था, अमल या अमल गुजार। उसके बाद परगना को कौन करता था, ये शिकदार करता थे, ठीक है। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, उसको जो विलेज वाला होता था, विलेज वाले को मुकद्दम या इसको खूट बोलते थे, खूट या फिर चौधरी, ठीक। देन एंग्लो मराठा वॉर, ये भी देख चुके हैं हम लोग कई बार कि पहला जो है 1782 में सालबाई की संधि पे खत्म हुआ था। और सेकंड वाला जो है वो, अच्छा मेजर ट्रीटीज वगैरह देखिए, ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ था। ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या था, ये रघुनाथ राव ने ट्रीटी कर ली थी किसके साथ, बॉम्बे के गवर्नर के साथ कर ली थी संधि, ठीक। बॉम्बे गवर्नर संधि क्या करी थी कि बॉम्बे के गवर्नर जो था उसने रघुनाथ राव को पेशवा एक्सेप्ट किया और 2500 सैनिक भेज दिए अपने, और साथ में बसीन और एक और कोई पोर्ट था उसका जो कस्टडी अपने पास ले ली। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, इससे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हो चुका है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बंगाल बना दिया गया था। तो उसमें क्या था कि मद्रास या बॉम्बे के कोई भी गवर्नर कोई भी काम करते हैं तो उसको रेटिफाई करवाना पड़ेगा गवर्नर जनरल बंगाल से। तो जब जैसे ही ये गवर्नर बॉम्बे के गवर्नर लिखे गए तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करके नई ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि रघुनाथ राव को जो पेशवा डिक्लेयर किया था वो वापस ले लिया, जो 2500 सैनिक दिए थे वो वापस ले लिए, लेकिन जो ये था जो पोर्ट्स का कंट्रोल लिया था वो वापस नहीं दिया। तो वही मेजर कारण बना कि युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद बडगांव वगैरह, सलबाई, ट्रीटी ऑफ बसेन, और बाकी इसके अलावा ये जो है ट्रीटी ऑफ पूना वगैरह, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर सूरत ये दो इंपॉर्टेंट है, सलबाई ये इंपॉर्टेंट है, और ट्रीटी ऑफ बसीन ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है उन्होंने सब्सिडी लाइन साइन कर ली थी पेशवा बाजीराव टू ने। एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही हैंडेड ओवर द एम्पायर ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कई बार देख चुके हैं हम लोग, धर कमीशन, फिर उसके बाद जेबीबी, फजल अली कमीशन। फिर ईयर ऑफ फॉर्मेशन ये भी देख चुके हैं, आंध्र प्रदेश 1953, और गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे को तोड़ के 1960 में बनाए गए थे। फिर नागालैंड 63 में बना था। फिर हरियाणा और हरियाणा पंजाब से तोड़ के जो है 66 में बना था। हिमाचल प्रदेश भी उसी से टूटा था, लेकिन पहले वो यूटी था, उसके बाद में उसको ये दे दिया गया, मतलब 71 में जो स्टेटहुड दे दिया गया। सिक्किम 75 में ऐड किया गया था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये 78 में 87 में बना। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये तीनों ही सन 2000 में बने थे। उसका तेलंगाना लेटेस्ट है 2014 में। देन व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन द 7th शेड्यूल। अच्छा स्टेट लिस्ट में 61 है अभी, ओरिजिनली 66 थे, लेकिन कौन कौन से, ये 42nd अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी जी ने उसको उसमें डाल दिए थे। 5 ऐसे जो सब्जेक्ट थे जो स्टेट लिस्ट में थे उसको हटा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए थे। कौन कौन से, एक एजुकेशन था, एक फॉरेस्ट था, और उसके अलावा 3 और थे, वेट एंड मेजरमेंट था, देन ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह ऐसे कुछ था। लेकिन 5 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो इन्होंने स्टेट लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए थे। और यूनियन लिस्ट में जो है 97 वगैरह है। तो अगर इसमें अरेंज करने के लिए तो यूनियन, स्टेट, फिर कंकरेंट। और ये कंकरेंट लिस्ट वाला जो है कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया से। देन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रिगार्डिंग प्रेम्बल, बेरुबारी में मना कर दिया था कि प्रेम्बल पार्ट ही नहीं है। क्यों मना कर दिया था, उसमें तर्क क्या दिया कि प्रियम्बल जो है वो हमने उससे लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, एंड यूएस में प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई इन इंडिया में भी प्रियम्बल विल नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1973 में बदल दिया, केशवन भारती में क्या बोला कि यूएसए में प्रियम्बल पार्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि यूएसए में प्रियम्बल को वोटिंग नहीं की गई थी प्रियम्बल में। इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रियम्बल को भी वोटिंग की गई थी, इसलिए पार्ट है, ठीक है।
प्रेम्बल पार्ट है। फिर LIC केस एक SR बोमई केस में भी बोला था, ये PYQ में आ चुका है। SR बोमई केस इसको भी याद रखिएगा, इसमें प्रेम्बल से को बोला था कि पार्ट है ये, और LIC केस में इंटीग्रल पार्ट बोल दिया था। और उसी के बाद ये 73rd वाले के बाद कि प्रेम्बल पार्ट है तो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड भी कर सकते हैं। तो 76 में सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी ऐड किए गए। देन डिसकंटिन्यूटीज वगैरह, अच्छा ये देखिए, मे राम गाइड लक्ष्मण, ठीक है, ये है। अगर नॉर्थ से साउथ में मतलब ऊपर से नीचे अरेंज करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि कॉनराड तो है ऊपर, सबसे ऊपर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, मोहरोक जो है लोअर क्रस्ट अपर मेंटल, फिर रेपिती जो है वो अपर और लोअर मेंटल, गुटनबर्ग जो है वो लोअर मेंटल आउटर कोर, और लेहमान जो है वो किस में है, आउटर कोर और इनर कोर में। तो अगर ये MRGL में राम गाइड लक्ष्मण ऐसे करके याद कर सकते हैं। फिर कैस्पियन सी से रिलेटेड क्या फैक्ट है, कैस्पियन सी वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है, ठीक, कंटेनिंग 40 to 40% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ ऑल द लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये कंट्रीज जो है वो करती हैं, ये भी देख चुके हैं हम लोग। वोल्गा नदी जो है वो कहाँ गिरती है, कैस्पियन सी में गिरती है, और वोल्गा जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की नहीं है। क्यों? क्योंकि रशिया इज नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी नदी है दानूब, और वो कहाँ गिरती है, ब्लैक सी में गिरती है। फिर साइक्लोन का अदर नेम, ये भी कई बार आ चुका है PYQ में, इंडियन ओशन में साइक्लोन कहते हैं, ठीक है, या चक्रवात, कैरेबियन सी में हरिकेन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फिलीपींस वाला, बाकी सब तो याद रहता है हमको, लेकिन ये नहीं याद रहता है, ये PYQ में पूछा हुआ है, फिलीपींस में बगाऊ कहते हैं। फिर फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश इन अवार्ड, पहले भारत रत्न अवार्डी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, ठीक। देन और इसमें और कुछ नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट फर्द, ये विजय लक्ष्मी पंडित, ये पहली शायद वो थी इंडिया की UN में रिप्रेजेंटेटिव थी, इनको याद रखिएगा, बाकी और सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट वो कौन थे CM, ये इंपॉर्टेंट, गोविंद बल्लभ पंत थे। फिर फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश इन एजुकेशन, पहली यूनिवर्सिटी इलाहाबाद 1887 में थी। पहली इंजीनियरिंग जो है 1847 में खुला था, वो उत्तराखंड में चला गया, और 2002 या 2001 के आसपास में इसको IIT का स्टेटस दे दिया गया था। पहला मेडिकल कॉलेज 1854 में। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रीलिम्स से एक बार देख लीजिए, इंडिया का पहला डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी ये जो है चित्रकूट में खुला। फिर फर्स्ट संस्कृत कॉलेज बनारस में, और वो जोनाथन डंकन ने खोला था 1791 में। देन फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री, फर्स्ट गवर्नर ऑफ UP हारकोट बटलर, इन्हीं के नाम पे हारकोट बटलर टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, जो UPTO का सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज है, किसमें, कानपुर में। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आगरा मेटकाफ, ठीक है, मेटकाफ वही थे लिबरेटर ऑफ प्रेस, बाद में जो है गवर्नर जनरल बनते हैं, या वो बनते हैं, हाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। फिर फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अवध, ये जेम्स। फर्स्ट नवाब ऑफ अवध सादत अली खान, ये फाउंडर थे नवाबी के। फिर फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस उत्तर प्रदेश इलाहाबाद 1888 में, कौन, जॉर्ज यूल जो है उसको वो करते हैं, प्रिसाइड करते हैं, एंड ही वाज द फर्स्ट ब्रिटिश टू प्रिसाइड द इंटरनेशनल कांग्रेस सेशन। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, बिहार में बहुत पूछता है, बनारस अखबार, और पहला बुद्ध का सरमन ऑब्वियसली सारनाथ बनारस में था, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से थे, वाटर सॉल्युबल B और C वाटर सॉल्युबल होते हैं, और बाकी सब जो है फैट सॉल्युबल होते हैं। इनके नाम दिया है, B1 को थायमिन बोलते हैं, इससे बेरी बेरी होता है, मतलब इससे नहीं होता है, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी। फिर B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, फिर इससे पेलाग्रा होता है आपका, मतलब इससे नहीं, ऑब्वियसली इसकी कमी से होता है, ठीक है। और ये जाते हैं B7 बायोटिन इंपॉर्टेंट, B9 फोलिक एसिड ये है, और B2 कोबालामिन ये, और C जो है स्कॉर्बिक एसिड, और B विटामिन D को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। फर्स्ट उत्तर प्रदेश इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला फर्स्ट मेट्रो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वैसे तो वो है नोएडा वगैरह में एक्सटेंड हुआ है, नोएडा गाजियाबाद में, लेकिन वो UP का नहीं है, वो दिल्ली जो है DMRC के मेट्रो वही एक्सटेंड हुआ था, बट अब जो है बहुत सारे उसमें आ चुके हैं। फर्स्ट एक्सप्रेस वे कौन सा, यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक है। पहला नेशनल हाईवे ऑफ उत्तर प्रदेश NH34, ठीक। और हाँ ये इंपॉर्टेंट, UP का फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, और पहला जो है वो क्या था, IT वगैरह सिटी कहाँ डेवलप हो रही है, वो लखनऊ में, और पहला जो है AI सिटी, ठीक है, वो भी कहाँ है, कानपुर में। फर्स्ट ट्रेन उत्तर प्रदेश में कौन सी थी, प्रयागराज से कानपुर 1859 में बनी थी, ठीक है। UP का पहला फिल्म सेंटर नोएडा में, पहला वाईफाई मोन्यूमेंट ताजमहल। देन फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, पहला रामसर साइट कौन था, अपर गंगा रिवर, ये इंपॉर्टेंट है। अभी टोटल 10 के आसपास है, और सेकंड नंबर ऑफ ये है, सेकंड हाईएस्ट आपके रामसर साइट्स यहीं पे हैं, फर्स्ट हाईएस्ट किस में है, तमिलनाडु में। फिर पहला नेशनल पार्क कौन सा, दुधवा था। पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा, पहला टाइगर रिजर्व दुधवा, ठीक।
देन ये फैट सॉल्युबल विटामिन, ये देखा था हमने कि बी और सी तो वाटर वाले हैं, बाकी सब फैट सॉल्युबल हैं, ठीक। ये ए को रेटिनॉल कहते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल, और के को जो है क्या कहते हैं, ये मैनिक्विन कहते हैं, और के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। विटामिन ई जो हीट जर्म बॉयल में होता है, बाकी इसमें होता है क्या नाम है, बादाम वगैरह में, अखरोट वगैरह में, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। फिर मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ये ऑस्टियोलॉजी ये हड्डी से रिलेटेड है, ये तो बोन्स की स्टडी। एरोनॉटिक्स जानते हैं क्या है, एस्ट्रोनॉमी भी जानते हैं, सेलेस्टियल बॉडी इकोलॉजी जो है ये भी जानते हैं, एंथोलॉजी, एंथोनोग्राफी, इथोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर पे, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी जो है बर्ड्स के लिए है, हाँ ये रहा बर्ड्स के लिए, और आर्कियोलॉजी ये भी जानते ही हैं, एंथोलॉजी फ्लावर, और एटोमोलॉजी ये इंसेक्ट है, ये पूछा हुआ पीवाईक्यू में। देन एर्बोरिकल्चर ट्री प्रोडक्शन का, ये एपिग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। और सिक्कों के लिए क्या होता है, सिक्कों के लिए होता है कुछ एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, नुमिस्मेटिक्स, ठीक है। फिर मेजर फिलोसफिकल फाउंडर अद्वैत, बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि शंकराचार्य द्वैत के माधवाचार्य हैं, ठीक है, द्वैत के माधवाचार्य हैं। और सेविंग पीडीएफ, ये इंपॉर्टेंट, पहले ये थे द्वैत के थे माधवाचार्य, ये प्योर अद्वैत, शुद्ध अद्वैत है, प्योर अद्वैत लिख दिया, शुद्ध अद्वैत, ठीक है। और द्वैत अद्वैत निम्बरकाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेद है, और एक और थे आपके विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत कौन थे इसके, रामानुज, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स, रामायण ऑफ कोर्स जानते हैं, वाल्मीकि, ये महाभारत, ये वेद व्यास, रघुवंश, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम एक इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, ये शकुंतला और जो राजा भरत वो थे, नहीं राजा दुष्यंत राजा, ठीक है, उनकी प्रेम कहानी है, और उन्हीं के पुत्र थे राजा भरत, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। मेघदूत, ऋतु संहार, ठीक है, ये सब इनकी है। डांडिन की है इंपॉर्टेंट, काव्य दर्शन ये पूछा हुआ है। देन और नीति शास्त्र भी पूछा हुआ है, ये शतक लिखा, नीति शास्त्र भी पूछा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, अच्छा ए बी तो है, ए बी है, ओ है, अभी एक क्रिब मिला है, ये लेटेस्ट न्यूज में है, क्रिब मिला है, ये कहाँ मिला, बेंगलोर में मिला है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप तो है ही साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्ट को याद रखिएगा। फिर एम्परर अशोक के टाइटल कौन से थे, एक में लिखा हुआ है ये आपका प्रियदर्शी है, नेम जो है इनका मस्की में है, कहाँ है, मस्की इज इन कर्नाटका, प्रियदर्शी लिखा हुआ है। फिर देवनाम प्रियदर्शी गिरनार में है। फिर अशोक वर्धन विष्णु पुराण में, ठीक, और यानी विष्णु पुराण जो है किससे रिलेटेड है, ये विष्णु पुराण में किनका जिक्र है, मौर्यन डिनास्टी का जिक्र है। और बुद्ध शाक्य जो है, शाक्य, अच्छा ये इंपॉर्टेंट एक चीज और देख लीजिए कि शाक्य रिपब्लिक जो था वो वजी संघ में, उससे रिलेटेड थे, ये क्या नाम है, गौतम बुद्ध, ठीक है। और मगध धिराज, ये है भब्रू इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। देन एक पेज और कर लेते हैं जल्दी, फिर इसको फोर्थ पार्ट में फिनिश करेंगे बाकी। फिर इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, उनके फाउंडर कलसी जो है वो फॉरेस्ट कर्नल फॉरेस्ट थे, हाँ ठीक है। फिर गिरनार जो है कर्नल टोड, शाहबाजी जो है वो जनरल कोट, ये भी ध्यान रखिए, ये जरा देखिएगा एग्जैक्टली ये नाम गलत है। फिर मनसेरा जो है वो कनिंगम, ठीक है। धौली जो है वो किट्टो, जूनागढ़ जो है इलियट, और एक ये थे जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने जो है उनको डिकोड किया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जेम्स प्रिंसेप ने अशोका की जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थे उसको डिकोड किया था 1837 में। फिर कौटिल्यास व्यू, अच्छा ये सप्तांग थ्योरी, ये देखिए इक्विवेलेंट टू ह्यूमन बॉडी, सप्तांग थ्योरी है, ये सारे इंपॉर्टेंट ये करवा चुका हूँ मैं। फिर रबी और खरीफ क्रॉप, रबी कौन सा होता है, सर्दियों वाला, खरीफ क्रॉप जो बरसात वाला, और गर्मी वाला कौन सा है, जायद क्रॉप, ठीक है। बाकी तो आइडिया लगाना है इंपॉर्टेंट। खरीफ में कौन सा है, राइस, मेज, मिलेट, रागी, पल्सिस वगैरह जो है वो, ये पल्स कुछ कुछ रबी में भी होते हैं, ठीक है, कुछ रबी में होते हैं, कुछ खरीफ में भी होते हैं। सोयाबीन, ग्राउंडनट वगैरह खरीफ में है, ठीक है। ये जो है आपका अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ओट्स, ग्राम, ये सब इसमें है। देन लिस्ट ऑफ आइलैंड कंट्रीज ऑफ द अफ्रीकन, मेडागास्कर है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेशल्स है, सेशल्स में जो है अजम्पशन आइलैंड है, जिसको इंडिया जो है एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था। देन कोमोरोस है, साउटो में है, मॉरिशियस, केप वर्डे, मॉरिशियस से रिलेटेड जो है एक ये मॉरिशियस का ही आइलैंड था, चागोज आर्किपेलगो, ये न्यूज में था, क्योंकि इसको जो है यूनाइटेड नेशन की कोर्ट ने जो है वो मॉरिशियस का डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उस पर यूके का वो कब्जा है, इलीगल कब्जा। देन पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, अरावली माउंटेन रेंजेस हैं, राजमहल हिल्स हैं, गिर हिल्स हैं, कार्डमम हिल्स है साउथ में, ये केरल में स्पेसिफिकली।
ठीक है, और कार्बे लॉन्ग प्लेट्यू है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। फिर अल्निनो, क्लाइमेट फिनोमिना, अल्निनो भी देख चुके हैं हम लोग। अल्निनो जो है वो क्या होता है, अल्निनो में पेरुवियन करंट जो है वो वहाँ पे हवाएं जो हैं वो हो जाती हैं, ट्रेड विंड्स जो है स्लो हो जाती हैं, उसकी वजह से अल्निनो आता है, जिसकी वजह से इंडिया में बारिश कम हो जाती है अल्निनो की वजह से। और ला नीना उसका उल्टा होता है, बारिश तेज हो जाती है इंडिया में, ठीक है। देन ला नीना उल्टा हो जाता है ये, इसका प्रेसिपिटेशन पे हैवी रेनफॉल लेके आता है ये यहाँ पे इंडिया वगैरह में भी और यहाँ सब में भी इंडिया के मानसून को स्ट्रेंथन कर देता है, ठीक है। लेकिन ये किससे रिलेटेड है, ये सारा पेरुवियन करंट से रिलेटेड है, ठीक है। फिर बाकी 60 पेज तक कर लिया, बाकी जो है थर्ड पार्ट में कोशिश करेंगे, फोर्थ पार्ट में कोशिश करेंगे सारा निपटा दें, ठीक है। बट एनी हाउ मैंने थोड़ा डरते डरते ही ये किया है कि अच्छा इसमें और है क्या एक पॉइंट्स, अच्छा ये है स्टॉर्म क्या है, लानीना कैन कॉज मोर सीवियर साइक्लोन, ठीक है। ये एग्रीकल्चर में रिड्यूस करता है एग्रीकल्चर यील्ड को, क्यों, बारिश ज़्यादा होती है ना, और ज़्यादा बारिश भी नुकसानदायक ही है। और इंडिया के लिए तो ठीक है, इंडिया में तो जिस टाइम लानीना होता है, अच्छा मानसून होता है, उस साल जो है अच्छा पैदावार होती है। फिर मरीन लाइफ में इंक्रीज कर देता है ये, मरीन लाइफ इंक्रीज कैसे करेगा, पेरिवियन करंट जो है वहाँ ठंडी करंट है, उसको नॉर्मली चलता है वो, और जहाँ ठंडा करंट होता है वहाँ अपवेलिंग होती है, वहाँ पे ज़्यादा वो प्रोडक्शन होता है, अपवेलिंग से न्यूट्रिएंट्स आते हैं और उससे प्लैंक्टन्स आते हैं, एकदम उसको खाने के लिए फिशेज आती हैं, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा आपको उसमें आपको टेलीग्राम चैनल पर।